नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारी इस वीडियो क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं लेसन नंबर 1 जो सॉलिड स्टेट है हमारा 12th क्लास केमिस्ट्री का, उसका एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है और बहुत ही आसान सा टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्रिस्टलाइन सॉलिड and amorphous solids। तो देखिए, सबसे पहले जो मीन्स आता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, इट मीन्स देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का मतलब होता है ऐसा सॉलिड सब्सटेंस जिसमें या जिसकी इंटरनल स्ट्रक्चर में जो उसके फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, चाहे वो मॉलिक्यूल हो, चाहे वो एटम हो, चाहे वो आयन, तो कोई भी जो फंडामेंटल पार्टिकल्स है उसका जो अरेंजमेंट होता है वो एक डेफिनेट पोजीशन पर होता है। इसका मतलब यह है कि वो सब्सटेंस या वो सॉलिड जिसमें फंडामेंटल पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होता है वो पूरे क्रिस्टल्स में एक समान होता है, एक डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल जो अरेंजमेंट होता है वो पाया जाता है। उन सॉलिड्स को कहा जाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। जब जैसे इसका एक छोटा सा एग्जांपल हम देख सकते हैं कि मान लेते हैं ये कोई क्रिस्टल है और इस क्रिस्टल के अंदर जैसे आयनिक क्रिस्टल है, आयनिक सॉलिड है, तो इसके अंदर जैसे अपन देखें तो इसका अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से हो सकता है, जैसे कैटायन एंड एनायन इस तरीके से अरेंज हो सकते हैं। जैसे ये हमारे पास कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है, आयनिक सॉलिड है, आयनिक नेचर का सॉलिड है। जैसे अब इसके अंदर अगर हम देखें तो जो केटायन और एनायन है, प्लस वाले एनायन माइनस वाले जैसे केटायन हो सकते हैं, केटायन एनायन जो है उनका जो अरेंजमेंट है वो पूरे क्रिस्टल के अंदर एक जैसा है, एक डेफिनेट जो है ज्योमेट्री है इसकी। तो इस टाइप के जो क्रिस्टल होते हैं उनको कहा जाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। और दूसरी तरफ जो अक्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनको कहा जाता है एमॉर्फस सॉलिड। देखिए एमॉर्फस सॉलिड का मतलब होता है अक्रिस्टलाइन सॉलिड। इसकी भी स्ट्रक्चर को हम देखते हैं एक एग्जांपल्स के माध्यम से। मान लेते हैं हमारे पास कोई सॉलिड है और उसके अंदर सिस्टम कुछ इस तरीके से है। अब आप देखिए इसकी स्ट्रक्चर और इसकी स्ट्रक्चर में कितना डिफरेंस है। जैसे इसमें कैटायन और एनायन एक फिक्स अरेंजमेंट में है, रेगुलर अरेंजमेंट में है, जबकि इस वाले सॉलिड्स के अंदर कैटायन और एनायन का या फंडामेंटल पार्टिकल्स का कोई डेफिनेट रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है। तो इस टाइप की जो सॉलिड्स होते हैं वो कहलाते हैं एमॉर्फस सॉलिड या अक्रिस्टलाइन सॉलिड। तो इसका मतलब अब आप अच्छे से समझ चुके हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड में मोटे तौर पर क्या डिफरेंस होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर में फंडामेंटल पार्टिकल्स की क्या पोजीशन होती है, और उसी के आधार पर क्रिस्टलाइन और अक्रिस्टलाइन या एमॉर्फस सॉलिड्स को हम पहचान सकते हैं, समझ सकते हैं। अब साथ ही साथ अगर हम इन दोनों में अंतर स्पष्ट करना चाहें, क्या डिफरेंस पाया जाता है दोनों टाइप के सॉलिड्स में, तो हम उनके लिए कुछ प्रॉपर्टीज को बेसिस मानते हुए इनमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर में जो फंडामेंटल पार्टिकल्स है उनकी पोजीशन में चेंजेस की वजह से इनके जो गुण होते हैं, प्रॉपर्टीज होती है, उनमें भी चेंजेस आ जाते हैं। जैसे कुछ प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करें तो जैसे शेप होती है। अगर हम शेप की बात करें तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं इनकी एक डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप होती है। इट मीन्स ये एक फिक्स शेप में पाए जाते हैं।
जबकि जो अमॉर्फस सॉलिड होते हैं इनकी कोई एक फिक्स शेप नहीं होती है, कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप नहीं होती है। दूसरी प्रॉपर्टीज हम जैसे लेते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट में क्या डिफरेंस पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा एक रेगुलर ज्योमेट्री के कारण क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो एक फिक्स पॉइंट हो सकता है, होता है। जैसे हम किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड को जब गर्म करना शुरू करते हैं तो वह एक फिक्स टेम्परेचर पहुंचने पर अपनी सॉलिड स्टेट से मेल्ट होना शुरू कर देता है और उसी टेम्परेचर को हम उस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो फिक्स होते हैं, एक फिक्स मान होते हैं। जबकि अमॉर्फस सॉलिड का जो नेचर है, जब किसी अमॉर्फस सॉलिड को गर्म किया जाता है, हीट दी जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में स्टार्टिंग में तो वो नरम होना, मुलायम होना शुरू करते हैं और फिर उसके बाद वो धीरे धीरे पिघलना शुरू करते हैं। परंतु ऐसा कोई फिक्स टेम्परेचर पॉइंट नहीं आता है जब वे अचानक सॉलिड स्टेट से मेल्ट हो जाएं या पिघल जाएं, तो हम कह सकते हैं कि अमॉर्फस सॉलिड का कोई मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता है। अगली प्रॉपर्टी जैसे हम डिस्कस करें कि इनका नेचर कैसा है, या आइसोट्रोपिक नेचर के होते हैं या एनाइसोट्रोपिक नेचर के, तो ध्यान रखिएगा कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो एनाइसोट्रोपिक नेचर के होते हैं। एनाइसोट्रोपिक नेचर के होते हैं, जबकि जो अमॉर्फस सॉलिड होते हैं वो आइसोट्रोपिक नेचर के होते हैं। आइसोट्रोपिक नेचर के होते हैं। इसके अलावा अगली प्रॉपर्टीज को हम यूं समझ सकते हैं कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनको कहा जाता है ट्रू सॉलिड, वास्तविक ठोस, जबकि जो अमॉर्फस सॉलिड होते हैं उसको कहा जाता है सुपर कोल्डेड लिक्विड, अर्थात हिंदी में कह सकते हैं अति शीतित द्रव, सुपर कोल्डेड लिक्विड। उसका कारण क्या है कि हम जैसे इनको गर्म करना स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में ये नरम होना शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे पिघलना शुरू करते हैं, इनमें बहने का गुण पाया जाता है, इसीलिए इनको सुपर कोल्डेड लिक्विड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद जैसे कुछ और प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करें कि इनमें जो फंडामेंटल पार्टिकल्स है उनका अरेंजमेंट कैसे पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा क्रिस्टलाइन सॉलिड में फंडामेंटल पार्टिकल्स एक रेगुलर अरेंजमेंट में अरेंज रहते हैं, जबकि अमॉर्फस सॉलिड्स में फंडामेंटल पार्टिकल्स का कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं पाया जाता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के कुछ एग्जांपल्स अगर हम देखना चाहें जैसे, तो इसके जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं, जैसे मान लेते हैं KCl है या NaCl है या Na2CO3 है या K2SO4 है, ऐसे बहुत सारे हम एग्जांपल देख सकते हैं, वो आते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड की कैटेगरीज में। जबकि जो अमॉर्फस सॉलिड होते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स हम जाने तो जैसे ग्लास होता है, कांच हो सकता है, प्लास्टिक हो सकती है और रबर हो सकता है, ये सब आते हैं अमॉर्फस सॉलिड में। तो इस तरीके से आज की क्लास में हमने मोटे तौर पर एक तो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, अमॉर्फस सॉलिड क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस किया और इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी होती है, इंटरनल स्ट्रक्चर के डिफरेंट होने की वजह से इनकी प्रॉपर्टीज में क्या क्या चेंजेज आ जाते हैं वो चीज़ हमने डिस्कस की, और क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड में क्या डिफरेंस पाया जाता है, डिस्टिंग्विश क्या होता है, उसको भी हमने आज डिस्कस किया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास के जो पॉइंट्स है वो आपको ज़रूर समझ में आए होंगे, और इससे आगे के जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।